नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट का निधन। देर रात हार्ट अटैक के बाद सिटी हार्ट अस्पताल में कराए गए थे भर्ती। प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं एनडी तिवारी सरकार में परिवहन, श्रम और तकनीकी शिक्षा मंत्री भी रहे हैं हीरा सिंह बिष्ट। तो 3 बार विधायक और उत्तराखंड इंटक के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति में निभाई अहम भूमिका। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हीरा सिंह बिष्ट अब नहीं रहे हैं। एनडी तिवारी सरकार में परिवहन, श्रम और तकनीकी शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं हीरा सिंह बिष्ट, और देर रात उनका निधन हो गया है। 3 बार के विधायक रहे हैं। उत्तराखंड इंटक के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं हीरा सिंह बिष्ट। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में शोक की लहर भी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राजनीति में काफ़ी भूमिका अपनी निभा भी चुके हैं। उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट का निधन हो गया है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देर रात हार्ट अटैक के बाद सिटी हार्ट अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जिसके बाद बताया गया कि उनका निधन हो गया है। और ऐसे में प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर भी है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या वजह भी मानी जा रही है? और एक बड़ा राजनीतिक करियर जो है हीरा सिंह बिष्ट का रहा है। विशाल, देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट का निधन हुआ है। और देर रात हार्ट अटैक के बाद जो है सिटी अटैक जो अस्पताल है वहां पर जो है उनको भर्ती कराया गया था, और उपचार के दौरान जो है उन्होंने अंतिम सांस ली है। प्रदेश की राजनीति में उनके निधन के बाद से जो शोक की लहर दौड़ गई है। एनडी तिवारी सरकार में परिवहन, श्रम और तकनीकी शिक्षा मंत्री जो है हीरा सिंह बिष्ट रहे हैं, और 3 बार के विधायक और उत्तराखंड इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो दोनों ही राज्यों में राजनीतिक में जो अगर भूमिका की बात करें तो सक्रिय भूमिका उनकी रही है। कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनकी ओर से जो है गहरा शोक व्यक्त किया गया है। वही जो है आज उनके अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा उनके आवास पर। उसके बाद जो है अंतिम संस्कार देर शाम तक जो है किया जाएगा। उसकी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कारगिल विजय दिवस पर देहरादून में कवि सम्मेलन और सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार में देश का रक्षा बजट बढ़ा है। सैनिकों का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार सैनिक कल्याण के प्रति समर्पित भाव से काम कर रही है। शहीद सैनिकों की अनुग्रह राशि को बढ़ाया भी गया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश के अंदर अवधारणा थी कि सीमा पर विकास से दुश्मन पर हम हमला कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवधारणा को बदला। आज सीमांत क्षेत्रों का विकास हो रहा है, हर जगह सड़क पहुंच रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना स्वदेशी और उन्नत हथियारों से उसको सुसज्जित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, सुरंगों, पुलों और अन्य रणनीतिक आधारभूत जो संरचनाएं हैं उनका तेजी से विकास हो रहा है, जिससे भारत के जवानों की कार्यक्षमता और देश की सुरक्षा दोनों मजबूत हुई है। 2014 से पहले का एक कालखंड वो भी था कि जब ऐसी देश के अंदर अवधारणाएं बना दी गई थी कि अगर सीमाओं पर सड़क बनाई जाएगी, सीमाओं पर पुल बनाए जाएंगे, सीमाओं पर सुविधाएं बनाई जाएंगी, तो दुश्मन वहां से तेजी से हमारे अंदर आ जाएगा, हमला कर देगा। मैं एक बार किसी कार्यक्रम में गया था जो पूरे देश भर का था, तो उसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ उनका प्रेजेंटेशन था, और देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें 2014 से पहले पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों का जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा क्षेत्र है और हमारा भी राज्य, जिसके 3 जनपद सीमावर्ती क्षेत्र से लगे हुए हैं, चाहे वो उत्तरकाशी का नेलोंग जादों का क्षेत्र हो, चमोली का हमारा माणा मलारी वाला क्षेत्र हो,
या पिथौरागढ़ जनपद का नाभी गुंजी कुट्टी दारमा व्यास ये सब बैलियां जहां हैं, उसको देखने से पता लगता था कि 2014 से पहले जो तमाम प्रकार की सड़कें बननी चाहिए थे, पुल बनने चाहिए थे, बिजली की लाइनें लगनी चाहिए थी, वहां पर अनेक प्रकार के रोड के काम होने थे या अन्य परियोजनाएं वहां बननी थी, कोई परियोजना वहां नहीं बनी, नाम मात्र की भी परियोजना नहीं बनी। लेकिन 2014 के बाद आज तेजी से उन क्षेत्रों का विकास हो रहा है। हमारे यहीं देखिए आप कि आज बिल्कुल आदि कैलाश तक, गुंजी तक, लिपू लेक तक सड़क बन गई है। और उस सड़क से आप जो नया लिपू लेक बना है, नए लिपू लेक पर आप खड़े हो जाएंगे, उसकी चोटी पर जाकर तो आपको भोले बाबा, जिनका नाम हम हर क्षण लेते हैं, हर पल लेते हैं, ऐसे भोले बाबा का कैलाश पर्वत भी वहां से ऐसा लगता है कि बिल्कुल सामने भोले बाबा हमको दर्शन देते। इस प्रकार से नवनिर्माण भारत के अंदर हुआ है। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए, सेना के सम्मान को बढ़ाने के लिए उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 रैंक 1 पेंशन की जो पुरानी मांग थी, उस मांग को पूरा करके लाखों सैनिक परिवारों को न्याय दिलाने का भी काम किया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण हो, रक्षा बजट में निरंतर वृद्धि हो, सैनिकों के कल्याण से जुड़े हुए अन्य निर्णय हों। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सिद्ध किया है कि राष्ट्र की सुरक्षा और सैनिकों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, सबसे पहली प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी सैनिकों, पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों के सम्मान तथा कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने जहां शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपया किया है, वहीं दूसरी ओर परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से सम्मानित सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त और वार्षिकी सहायता राशि में भी ऐतिहासिक वृद्धि की है। इसके साथ ही हमने हमारी जो बलिदानियों के परिवार हैं, उनके एक सदस्य को नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है। पहले इसकी समय सीमा आवेदन करने की मात्र 2 वर्ष हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है, जिससे कि उनको आसानी से आवेदन करने में कोई परेशानी न हो, कोई समय की बाध्यता न हो। इतना ही नहीं, प्रदेश में शहीद परिवारों की नौकरी, पूर्व प्रशिक्षण, पुत्री विवाह सहायता जैसी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। साथ ही प्रदेश के वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इसके अलावा सेवारत और पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को भी 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया कर दिया गया है। सभी बलिदानी सैनिकों को सम्मान देने के लिए देहरादून के गुनियाल गांव में राज्य के 5वें धाम के रूप में एक अत्यंत भव्य और दिव्य सैन्य धाम का निर्माण भी अंतिम चरणों में है और जल्दी ही उस सैन्य धाम का लोकार्पण भी होगा, जिसमें आप सबकी भी सहभागिता होगी, आप सबको भी उसकी सूचना दी जाएगी। और ये सैन्य धाम हमारे अमर बलिदानियों की वीरता, देवभूमि के शौर्य की जीवंत गाथा वहां बनेगी। आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेगी। उन सभी सैनिकों का जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने को समर्पित किया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनका हमेशा स्मरण रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा वो अमर रहेंगे। इसके अलावा हमने खटीमा और टनकपुर के बीच की
एक भव्य सैन्य स्मारक बनाने का संकल्प लिया है। का खबरों में आगे बढ़ेंगे। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में लंबे समय से छात्रों और विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र लगातार परीक्षा की पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे थे। वहीं विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ था। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे छात्रों का संघर्ष की जीत बताया है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इस्तीफा देश के लाखों छात्र छात्राओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ उठी आवाज का परिणाम है। उनका कहना है कि युवाओं की मेहनत और संघर्ष रंग लाई है और अब पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। हिंदुस्तान के छात्रों को छात्राओं को एक न्याय मिला, युवाओं को एक न्याय मिला है। और ये जो जंग थी पूरे देश के नौजवानों की हितों की रक्षा के लिए, नीट का पेपर लीक को लेकर जिस तरह पूरे हिंदुस्तान के छात्रों ने, चाहे जंतर मंतर हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में, आज जिस तरह हमने उत्तराखंड एनएसआई और कांग्रेस के नेतृत्व में देहरादून की सड़कों पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी, आज इस देश के युवाओं की जीत हुई है। और माननीय राहुल गांधी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और जिस तरह माननीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट से लेकर और सड़कों पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है, आज ये जीत इस देश के नौजवानों की जीत है, माननीय राहुल गांधी की जीत है और ये सरकार का जो अहम टूटा है। और इसी तरह आज जिस तरह उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा में 2 पेपर लीक हुए हैं, आज एनएसआई के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में हम सब लोग जेल होके आए हैं अभी। और हमने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह के इस्तीफे की मांग की है। जिस तरह देश में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अब उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड का युवा, कांग्रेस इस लड़ाई को तब तक लड़ेगी जब तक धन सिंह का इस्तीफा, उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री धन सिंह का इस्तीफा नहीं हो जाता है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ये युवाओं के संघर्ष की जीत है, छात्रों के संघर्ष की जीत है, राहुल गांधी जी के संघर्ष की जीत है, जज्बे की जीत है। ये इस्तीफा बहुत पहले हो जाता है तो निश्चित रूप में इतने छात्रों की जो उन्होंने आत्महत्या की, इतने छात्रों की ज़िंदगियां बच जाती। ये इस्तीफा अगर पहले हो जाता है तो जंतर मंतर पर जिस प्रकार से पूरे देश से छात्र और लोग जगह जगह से गए, उनका ये प्रयास, उनका ये समय, उनका ये सभी सामर्थ्य जाया नहीं होती। और संवेदनशील सरकार का ये काम होता है कि वो देश की नब्ज को समझे, लोगों की भावनाओं की कद्र करे और तद अनुरूप निर्णय ले। अतीत में ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि मंत्रियों पर आरोप लगे और उस समय के प्रधानमंत्रियों ने सीधे तौर पर उस संबंधित मंत्री का इस्तीफा लिया, तमाम उदाहरण हैं। मसूरी में शहीद भगत सिंह चौक पर स्थानीय लोगों और छात्र छात्राओं ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आतिशबाजी की और मिठाई वितरित कर खुशी भी मनाई। इस मौके पर छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने इस युवा शक्ति की जीत बताई है। साथ ही जंतर मंतर पर बैठे छात्र छात्राओं की ओर से चलाए जा रहे इस आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी बेहतर शिक्षा और रोजगार को लेकर धरना प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनके आंदोलन को दबाने का प्रयास भी किया और छात्रों को आंदोलन उग्र रूप लेने लगा। दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में आंदोलन ने एक नया रूप लिया था और इससे सरकार की फजीहत होने लगी थी। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। प्रकरण को इस तरीके से देखती हूँ मैं कि जैसे कि आपको पता ही है, इतने दिनों से हमारे जो छात्र थे, देश के युवा, वो लोग धरने पे बैठे हुए थे कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में 89 से भी ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और वो इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से मेरे को आज ये लगता है कि आज जो वो स्टूडेंट्स धरने पे बैठे थे, पूरी तरीके से आज उनका मेहनत सफल हुआ है।
आज खुशी का मतलब हमारे लिए, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी खुशी मनाते हैं क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैंने भी अभी 12th किया है। आपको जैसे पता ही है कि 12th का इस बार सीबीएसई का मार्किंग ठीक तरीके से नहीं हुआ। इस वजह से कई बच्चों के जिसके अच्छे मार्क्स आने थे उसके नहीं आ पाए ढंग से। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी 12th करके मेरे को अभी जॉब नहीं मिला। जॉब तो क्या, कॉलेज हमें करना है, लेकिन कॉलेज भी हम तब करेंगे जब हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। इस बार सीबीएसई की गलत मार्किंग की वजह से कई बच्चों के मार्क्स कम आए जो कि वो डिजर्व करते थे, है ना। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस कार्यकाल में इतना सब कुछ हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत सारा मतलब बहुत कुछ हो रहा है। और इस वजह से बस वो अपना हक मांग रहे थे। स्टूडेंट्स जो हमारे युवा हैं वो अपना हक मांग रहे थे, और हक मांगते हुए भी इतने दिन हो गए, तब जाके इन्होंने हमारी बात सुनी है और तब जाके उन्होंने एक्शन लिया है। जैसे कि अभी हमारे सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट किया है जंतर मंतर पे। ये हमारे लिए एक विक्ट्री जैसा है। एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन दिया है कि हमारे लिए एक विक्ट्री जैसा है, क्योंकि इतने सालों से जो हम एजुकेशन में फेलियर देखते हुए आ रहे हैं वो हमारे लिए कहीं ज़्यादा था। मेरे लिए खुद, मैं 1 महीना डिप्रेशन में रही हूँ क्योंकि जो सीबीएसई की हमारी मार्किंग स्कीम थी, बहुत ही बुरे नंबर मेरे आए थे। मतलब इतने सालों से कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। तो जो अपने मार्क्स देख के सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के उससे जो ओएसएम चेकिंग हुई थी, जो मार्क्स मैंने अपने देखे, मैं 1 महीने डिप्रेशन में रही हूँ। मुझे पता है मैंने कैसे रिकवर किया है। अगर अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। अभी नीट के पेपर लीक हुआ था जब 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा था। वो वही जानते हैं, उनके पेरेंट्स जानते हैं कि उन्होंने कैसे उस मुश्किल में रहे हैं वो लोग। और अब जैसे एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर लिया है, बट सिस्टम अभी भी वैसा ही है। हम चाहते हैं सिस्टम में जीत जाए। तो मैं तो यही चाहूँगी, जो सोनम वांगचुक सर है, इतने दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया है बच्चों के लिए, हो सके तो हम उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बनाए। बिकॉज जब एजुकेटेड लोग पावर में आएंगे तभी हमारा देश थोड़ा चेंज हो पाए। मतलब जैसे उन्होंने इस्तीफा, धर्मेंद्र जी ने जो इस्तीफा दिया है, तो एक बहुत बड़ा जो संघर्ष चल रहा था, आज युवाओं की जीत हुई है। गांधी जी के अहिंसा की जीत हुई है, अंबेडकर जी के संविधान की जीत हुई है। अगर जो संविधान अगर इस तरह से चलता रहा तो आगे चलकर भी ये सब होगा। इससे अच्छा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जो उन्होंने 2 कानून लागू करने के लिए बोला है, अगर वो 2 कानून दोनों ही सदनों में लागू हो जाता है तो मेरे मानने से आगे ये सब नहीं होगा। ये जो युवाओं में इतना आक्रोश हुआ है, इतने बच्चे की जान गई है, आगे चलकर ये सब नहीं होगा। आज हम आपको उत्तराखंड के पौड़ी में बने उस होम स्टे को दिखाने जा रहे हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सर्वश्रेष्ठ होम स्टे का पुरस्कार दिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी के अलावा प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी इसे सम्मानित कर चुके हैं। इस होम स्टे का नाम है रेबासा। ये होम स्टे पौड़ी खाल के कलजीखाल ब्लॉक के मोदी बाग में है। रेबासा होम स्टे पौड़ी जिला मुख्यालय से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर बांज बुरांस और देवदार के जंगलों के बीच है। इस होम स्टे को चलाते हैं वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और रंगकर्मी त्रिभुवन उनियाल। त्रिभुवन उनियाल 90 साल 90 नाली जमीन में ऑर्गेनिक खेती करते हैं और इसी जमीन के बीच रेबासा होम स्टे है। खास बात यह है कि वो अपनी ही जमीन से उपजी ऑर्गेनिक सब्जियां, फल और अन्न भी अपने मेहमानों को रसोई में परोसते हैं। रेबासा होम स्टे अपनी विशिष्ट पारंपरिक पहाड़ी शैली, पहाड़ी भोजन और अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। बहुत सही सवाल। 2 पक्ष हैं इसके। एक तो खोलने का ये चैलेंज था मेरे लिए कि मोती बाग शॉर्ट फिल्म जो ऑस्कर के लिए गई तो उसको जिंदा रखने का सवाल था और किस रूप में उसको वर्तमान स्थिति में आगे बढ़ाया जाए, पहला पक्ष। दूसरा ये है कि हम बात तो करते हैं कि पलायन रोको, रोजगार के संसाधन जुटाओ, गांव में कैसे रोजगार का सृजन हो। तो मैंने एक नई पहल की। उस समय सबसे पहले जो होम स्टे ग्रामीण क्षेत्र में बना वो मैंने बनाया। तो इस चैलेंज के साथ कि इसको देखा देखी कुछ और भी बनाए और मैं उसमें सफल हुआ कि 5-7 और भी मेरे अनुसरण करते हुए उन्होंने यहाँ पर होम स्टे खोले। शुरू में तो चैलेंज ये था कि जिसने भी कहा कि यार इस दूरस्थ क्षेत्र में कौन आएगा, यहाँ तो कोई आया नहीं, ऑफ साइड है पर्यटन की दृष्टि से तो कोई ठीक पक्ष नहीं। ये कि ग्रामीण क्षेत्र में है, यहाँ आना जाना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन अब जैसे जैसे 2-3 साल हुए, 4 साल हुए, तो अब मुझे लग रहा कि ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम में आ गया। लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और मेरा एक और भी यहाँ पर है कि अगर ये होम स्टे है, फार्म स्टे है, तो इसमें 2 पक्ष मेरे खास रखे हुए हैं कि यहाँ पिकनिक मनाने कोई ना आए।
इस तरह से कि सिर्फ हल्ला हो हल्ला करने के लिए। तो जंगल में है तो दो चीज़ें हैं कि यहाँ शोरगुल कम होना चाहिए और जो भी आए पारिवारिक रूप से यहाँ पर आए हुड़दंग मचाने के लिए उनके लिए अलाउड नहीं है। मैं सबसे पहले यहाँ पे 2 साल पहले आया था जून के महीने में। और जब मैं इधर आया तो मैंने पाया कि मुझे मेरे बचपन की याद आ गई जब मेरे माताजी पिताजी हमें गर्मियों की छुट्टियों में हमें हमारे गांव लेके जाया करते थे। तो हमारे गांव में अब जो घर वगैरह है वो सीमेंट और ज़्यादातर रेत वगैरह के बने हुए हैं, लेंटर पड़े हुए हैं। लेकिन जब मैं इधर आया तो पहली बारी में मैं यहाँ के व्यू से, यहाँ के मौसम से, यहाँ की आवभगत से, यहाँ के जो हमारे पुराने शैली के बने हुए घर हैं इस गेस्ट हाउस में, मैंने पाया कि ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और जो यहाँ पे त्रिभुवन उनियाल जी और उनका जो स्टाफ है उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा लोगों को वेलकमिंग है। और सबसे खूबसूरत बात इसमें साथ में ये रहती है कि यहाँ पे जो हमारे उत्तराखंड के आम भोजन हैं उनका वो सर्व किए जाते हैं, जिसके अंदर जैसे मैक्सिमम आप पाएंगे कि यहाँ पे जो भोजन हम खा रहे हैं, आपने भी खाया होगा, वो तकरीबन 70% ऑर्गेनिक रहता है, प्योरली ऑर्गेनिक रहता है। और यहाँ पे कई ऐसी हर्ब्स है जो आपको कहीं और मिलेंगी नहीं खाने में, क्योंकि वो फ्रेश आपको कहीं भी अवेलेबल होना संभव नहीं है। वो उसी टाइम टूटेंगी, उसी टाइम बनेंगी, उसी टाइम आपको सर्व किया जाएगा। और मैं इसीलिए यहाँ पे बार बार आता हूँ। 2 साल से आप ये लगाइए कि मैं तकरीबन कम से कम यहाँ पे 4 महीने बिता चुका हूँ, या उससे भी ज़्यादा समय मैं यहाँ पे बिता चुका हूँ। मैं बार बार दिल्ली जाता हूँ, ग्रेटर नोएडा जाता हूँ जहाँ मेरा निवास स्थान है, और मैं फिर वापस 10-15 दिन के अंदर मैं यहाँ वापस चला आता हूँ। तो वहाँ पे रहने का मन नहीं करता है, पोल्यूशन के कारण, गर्मी के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण, क्लस्ट्रोफोबिया के कारण। यहाँ पे बाहर बैठता हूँ, घंटों तक बैठा रहता हूँ, मेरे को फ़ोन को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सएप, मेरे को कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जितने भी होम स्टे हैं पूरे उत्तराखंड में, जो जिन्होंने बनाए हैं होम स्टे, अरे चुप ना बना रहा, तो उसमें क्या है कि बहुत से होम स्टे हैं, तो होम स्टे लोगों ने कमर्शलाइज बनाए हैं। तो ये जो होम स्टे है रहवासा, मोतीबाग रहवासा, यहाँ पर होम स्टे तो है, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक ताज़ी सब्जियाँ, दूध, दही, घी, ये जो होता है सारा अपना इनका अपना प्रोडक्ट अपने घर का होता है भाई, ये इसकी खासियत है। दूसरा जो नेचर की बात करेंगे, वो नेचर और होम स्टे से, इस होम स्टे से बहुत फ़र्क है। तो ये जो होम स्टे है, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर लोगों को एक अपनापन लगता है और अपना घर का खाना अपना घर जैसा लगता है। ये होम स्टे की खासियत है इसकी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।